ठीक है। तो इसमें एक्चुअली CRZ जो है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था 91 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या काम था, मकसद क्या था इनका, कि ऐसे कदम उठाने हैं हमको जिससे कोस्टल एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो और उसको हम कंजर्व कर सकें, क्योंकि उन कोस्टल जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम जो है, वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और ये बहुत जरूरी है उनको कंजर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे या दुनिया में भी, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो था ही, जो हमारे तट थे, समुद्र के तट, वहां पर मैंग्रोव का प्लांटेशन हुआ करता था नेचुरली। मैंग्रोव का नाम सुने हैं आप लोग? मैंग्रोव प्लांट्स होते थे। अभी मैंग्रोव प्लांट्स बहुत नष्ट हो गए, काट दिए गए, हटा दिए गए। तो ये प्लांट्स जो है लैंड को सी के द्वारा इरोजन होने से बचाते थे, इनकी जड़ें जो है पकड़ी रहती थी। अभी भी सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन के रीजन में जहाँ गंगा सागर है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहां भी बहुत सारे मैंग्रोव के प्लांटेशन है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग उसको नष्ट कर रहे हैं। मुंबई में क्रीक्स में, ये सब में भी बहुत ज्यादा मैंग्रोव का प्लांटेशन है, अभी भी है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड। तो इसीलिए कंजर्व करने की जरूरत पड़ी। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन और कोस्टल CRZ को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना आप कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बरसों से बहुत सारे मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं, तो उनकी भी एक्टिविटी होती है, उनका भी ध्यान रखना है। आप उनको बैन नहीं लगा सकते कि नहीं, आपको नहीं जाना है अब। ओके, तो फिर वो क्या करेंगे, वो दूसरा रोजगार। और सी फूड भी जरूरी। तो एक तरह से उनके हितों का भी ध्यान रखना है और कोस्टल रेगुलेशन जोन के भी हितों का ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है, ये गवर्न करता है ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्लोज टू द कोस्ट लाइन, ताकि फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो है, सी के नजदीक जो है फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी जो लेटेस्ट रूल है उसके हिसाब से देयर इज नो डेवलपमेंटल जोन इन 20 मीटर in 20 meter range of all islands to the main coast। समुद्र के किनारे से 20 मीटर समुद्र में और 20 मीटर इधर जमीन की तरफ कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होगा। इस रीजन में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, आप कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन ये सब वो सब नहीं कर सकते। तो लेकिन तो इससे क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिव, कोई घर बना ले जबरदस्ती समुद्र के जाके खंभा गिर के वहां कर ले, वो तो किसी के नाम पर जमीन तो है नहीं। तो ये सब रूल जो है प्रोटेक्ट करता है। तो मछुआरे जो है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई कि 12 नॉटिकल माइल जो है वाटर एरिया आपका समुद्र से, और एंटायर वाटर एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक, या जहां तक आपका ये टाइडल वाटर आता है, ज्वार, ठीक है, वहां तक उसका जो रेंज है। और ज्वार मतलब आपका कहाँ पर आएगा, वो तो जहाँ क्रीक्स हैं, रिवर्स हैं, एस्चुरी, इस सब जगह पर ज्वार आते हैं, उसका पानी ऊपर चढ़ता है कोई। और या नहीं तो 12 नॉटिकल माइल किसको कहते हैं, 1.85 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। ओके, तो और 1 माइल बराबर कितना होता है किलोमीटर? 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। ओके, एंड 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। तो 1 माइल जो लैंड पर है उससे 1 नॉटिकल माइल बड़ा होता है, समझे? क्यों? क्योंकि लैंड पर डिस्टेंस को मेजरली कंसेप्ट है कि हम लोग
सीधा मान रहे हैं, लेकिन है तो वो भी धरती गोल है, तो वो भी थोड़ा सा वो तो है ही, लेकिन सी तो बहुत लार्ज है, बॉडी है, बहुत बड़ा बड़ा है एरिया, तो वहां पर क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी फैक्टर लगाया जाता है, तो इस तरह से कर्व हो गया जो डिस्टेंस का कवर किया, तो दैट इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा है ये। 1 माइल 1.6 और नॉटिकल माइल 1.85। ओके, तो अब क्या हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन हैव सीन, फिर 2011 एंड उसके बाद आ गया आपका हजार्डस, अब 2016 में आ जाते हैं हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। तो है हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करोगे, हजार्डस एंड अदर वेस्ट, ये अदर, ये वेस्ट का रूल है, और एक था मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स रूल, ये केमिकल का रूल है और ये वेस्ट का रूल है, और मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में क्या हुआ कि जैसे कोई देश जो है अपना कचरा भेज दिया यहाँ, उसके लिए वो कचरा है लेकिन आपके लिए वो वैल्यूबल है गरीबी की वजह से। जैसे हम लोग जो घर से कचरा फेंकते हैं, कचरा बीनने वाले आके ले जाते हैं, पेपर, गिलास, टम्बलर, बाल्टी, मग्गा, ये सब सुबह सुबह आता है, आवाज लगाता है। तो इसका भी रूल, तो बड़े बड़े देश क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास पैसा बहुत है, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ये सब, अब तो ये प्रैक्टिस नहीं होता है, कम हो गया है। पहले ये लोग पूरा का पूरा जहाज जंक यार्ड भेज देते थे भर भर के, उनका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भेज दिया अपना, उनके लिए तुम फ्री में ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, फ्री में ले जाओ, तो उनका जमीन तो साफ हो गया। हमारे देश के जमीन के पोर्ट पर हजारों टन कीबोर्ड, माउस, वायर, प्लास्टिक आके डंप हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए भी है, इसको कहते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, बाहर से आ रहा है जो ये 2000, देखिए कितना लेट में ये सब काम किया है, इसके पहले बहुत आया। 2006 चाइना बहुत करता है ये सब काम। चाइना जो है अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा हो, तो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हाउस है चाइना, फैक्ट्री है वर्ल्ड का, वो जो भी बनाता है, हर सोचो इंडिया में जो पर्व त्योहार होता है उसका चीज बनाता है, तो क्या अफ्रीका के नाइजीरिया में जो पर्व त्योहार होता है उसका खिलौना या उससे का सिंबॉलिक चीज नहीं बनाता होगा, सब कंट्री का वहाँ का जो चीज है वो बनाता है, हर चीज बनाता है। तो बहुत ज्यादा ये इसका वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये भी जो है अपने जहाजों में कचरा भर भर के अफ्रीका के गरीब देश जो है वहां पर ये डंप करता है चाइना। जब वहां की सरकार जागेगी तो वो अपना कानून बनाएगा तो इसको रोकेगा, वैसे चल रहा है। और वहां के लोगों को जहां पर डंप हो रहा है उनको कचरा में से कुछ कुछ काम, उनके लिए तो काम करनी, आपके लिए काम का चीज बन रहा है, निकल रहा है उसके लिए जहां पर डंप हो रहा है। ओके, तो ये है आपका हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट, अदर वेस्ट रूल्स 2016, इसमें ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट भी है। ठीक, तो ये क्या है एक्चुअली, बेसिकली ये रूल जो है नोटिफाई हुआ था टू इंश्योर सेफ हैंडलिंग, ठीक है, जनरेशन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यूज, रिप्रोसेसिंग, कलेक्शन, कन्वर्जन एंड ऑफरिंग फॉर सेल, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। यानी हजार्डस वेस्ट का किस तरह से सेफ है, वेस्ट ध्यान रखिए, वेस्ट का वेस्ट का हैंडलिंग अलग होगा, क्योंकि वेस्ट से कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं आ रहा, उसको किस तरह से हमको डिस्कार्ड करना है कि एनवायरनमेंट पर उसका इम्पैक्ट एकदम मिनिमम हो, तो उसके लिए उसको सेफ हैंडलिंग करना पड़ेगा। और वेस्ट का जो जनरेशन प्रोसेस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वेस्ट का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और या वेस्ट ऐसा है जैसे मान लो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो उसको अच्छे से कंटेनर में पैक करना पड़ेगा, उसका पूरा वो पैरामीटर है, इतना फीट थिक
कंक्रीट का वाल होना चाहिए, उसमें जमीन में अंदर में बनाया जाता है रेडियो एक्टिव कचरा का निपटारण के लिए। कंक्रीट का मोटा मोटा कंक्रीट का वाल होता है, फिर उसके अंदर डाला जाता है, और बहुत सारा चीज है। यानी उसका पैकेजिंग वेस्ट है, मान लो बहुत खराब रेडियो एक्टिव वेस्ट को तो ऐसे नहीं छोड़ देगा, वो तो बहुत ही सीवियर बात हो जाएगी। ठीक है। और जैसे रेडियो तो उसको पैकेजिंग करके स्टोरेज किया जाता है। मान लो कि ट्रांसपोर्ट किए हैं तो उसमें भी क्या हमको सावधानी रखनी है। जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट सब समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं ताकि कभी भी उसमें भविष्य में कोई डिजास्टर हो, कोई दुर्घटना हो, तो क्योंकि दुर्घटना होती है तो रेडिएशन होगा सर्कुलर, उसके रेडियस में पूरा डैमेज होगा। तो समुद्र के किनारे है तो एक तरफ आधा सर्किल ही जमीन है, आधा सर्किल तो समुद्र में है, इसलिए आधा जो है कम हो जाता है डिवास्टेशन। तो आधा, क्योंकि सर्कल का आधा जो है हाफ सर्कल वो पर आपका लैंड में, हाफ सर्कल हुआ सी में। समझ रहे बात को? आ रही है आवाज समझ में? जी सर, आवाज आ रही है। तो यह रूल जो है पहली बार 1989 में आया था। कौन सा रूल? हजार्डस एंड अदर वेस्ट का मैनेजमेंट रूल 1989 में आया था। और उसके बाद इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए 2000 में, 2003 में, और फाइनल पार्ट 1 जो था, फाइनल नोटिफिकेशन उसका आया था 2008 में। और अमेंडमेंट जो हुआ फिर पार्ट 2, मतलब थोड़ा सा और एडवांस इसको बनाया गया हजार्डस, और थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाया गया इस रूल को, और वो 2016 में आया। नहीं वो, हाँ 2016 में आया। उसके बाद उसमें फिर अमेंडमेंट हुए हर साल। सेकेंड फर्स्ट अमेंडमेंट 2016 में ही हो गया था, 17 में सेकेंड अमेंडमेंट, थर्ड 18 में, फोर्थ अमेंडमेंट 2019 में। और तो इसमें इसी रूल में क्या क्या ड्यूटी होगी डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज की, वो डिफाइन किए गए हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला जो मिनिस्ट्री है उसका क्या रोल होगा एमओईएफ का। फिर सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका क्या ड्यूटी होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है जिसके अंदर ये यूनिट पड़ रहा है उसका क्या फर्ज है, ओके, उसकी क्या ड्यूटी होगी। ठीक है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी क्या ड्यूटी होगी। ठीक है। एक अब चूंकि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को भी देखना है तो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड जो है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी ड्यूटी इसके अंदर असाइन की गई है। पोर्ट अथॉरिटी जो बंदरगाह पर जो ऑफिशियल्स अथॉरिटी है, कस्टम अथॉरिटी, ये सब की ड्यूटी इसमें है। ओके, आया समझ में? यस सर। ले आगे। ठीक। अब देखिए, अब ये नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो इंडस्ट्री बनेगा तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करेगा। मान लो रियल एस्टेट का ही वो कोई यूनिट है, घर मकान, और क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है ये काफी ग्रोथ कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारा वेस्ट जनरेट भी हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन करने के दौरान प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं करते लोग। ठीक है। जैसे बालू गिरा देना, कहीं पर गिट्टी गिरा देना, आप अपने आसपास ही देखोगे कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बालू गिरा देगा, वो उपजाऊ मिट्टी है, वहां पर गमला फूल पौधा लग सकता है, तो वहां बालू मिल गया मिट्टी में। अब कितना बालू, कन कन बालू को कोई चुन सकता है वहां से? अब वो बालू धीरे धीरे मिट्टी बनेगा तब जाके वो पहले जैसा मिट्टी होगा। या वहां पर कोई फ्लड आए, वो सॉइल इरोजन हो, बालू को ले जाए वहां से मिट्टी के साथ और नया मिट्टी वहां पर आ जाए।
तो ये सब चीजों का ध्यान नहीं, कोई नहीं रखते हैं लोग सब। और तो ये तो एक छोटा सा एस्पेक्ट हो गया इसका, समझे। बड़ा एस्पेक्ट इसका क्या है कि इसमें कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो है, इसकी वजह से पूरे देश भर में हर साल 530 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है। तो इस वेस्ट का क्या होगा? टूटा हुआ ईंटा, सीमेंट का टुकड़ा, छड़ का टुकड़ा, ये सब तरह का कई सारे तरह के, ये तो सिर्फ सॉलिड कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, अदर वेस्ट भी जनरेट होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फिर इसने नोटिफाई किया कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। 2016 में आया ये रूल, कितना लेट आया बताओ। ये अभी मोदी सरकार में आया फर्स्ट, उसमें गवर्नमेंट में। और रूल जो है ये करता है, ये इनिशिएटिव ले रहा है किसके लिए, इफेक्टिवली टैकल कर रहा है इन इश्यूज को जो कि इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जनरेट हो रहे हैं, पॉल्यूशन और उनके वेस्ट का मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि यह रूल जो है हर वो आदमी पर अप्लाई होता है जो कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को जनरेट कर रहा है, यानी निर्माण के दौरान और निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उससे जो भी इन्वॉल्व है उन सब पर यह लागू होता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि एवरी वेस्ट जनरेटर, जो भी उस वेस्ट को जनरेट कर रहा है, उसको अलग अलग करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को। ओके, दोनों वेस्ट को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट तरह के वेस्ट को अलग अलग करना पड़ेगा और उसको डिपो 1 सेकेंड, somebody is messaging me। अरे यार, हम नेट ऑफ कर देंगे ना तो ये कट जाएगा। ओ, टिंग टिंग। एक मैसेज करो, 10 मैसेज, एक ही स्टूडेंट 10 मैसेज लगातार कर देगा, ये हो गया वो हो गया। एनीवे फिर क्या हो, आ रही है मेरी आवाज आप तक? नेटवर्क यस सर, आ रही है। डाउन तो नहीं हुआ क्या? ये बस इस चाहते हैं यहाँ तक इस सारे एक्ट को, तो फिर हो जाएगा ये आज का। तो आप हम क्या कह रहे थे कि उसको सेग्रीगेट करना होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वेस्ट है, और उसको डिपॉजिट करना होगा कलेक्शन सेंटर पर, और हैंड ओवर करना होगा ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को। क्या होता है ऐसा? कहीं नहीं होता है। ठीक ठीक है। और यह भी ये लॉ बताता है कि आपको अपने कंस्ट्रक्शन साइट के इर्द गिर्द, ठीक है, कोई लिटरिंग नहीं करना है, आपको कचरा नहीं फैलाना है वहां पर अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, जिससे कि वहां का यातायात अवरुद्ध हो। कोई रोड पर देखो बालू गिरा दिया, गिट्टी गिरा दिया, वहां रोड हो गया सकड़ा, गाड़ियां वहां से घूम के जाती हैं, थोड़ा जाम लगता है। तो अब आप समझ लो ये किस कानून का उल्लंघन है? किस कानून का उल्लंघन है बताइए? अभी देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है, ये इस कानून का उल्लंघन है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसका उल्लंघन। और इसमें सिर्फ छोटे, आप कोई छोटा एक मकान बना रहा है तो कम ही कचरा कर रहा है। ओके, बड़े बड़े लार्ज जनरेटर्स हैं जो कि 20 टन से भी ज्यादा कचरा पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और या 300 टन कचरा एक महीने में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग कानून है।
उनको हमेशा अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करते रहना पड़ता है बार बार, और उसके लिए हमेशा अप्रूवल लेते रहना पड़ता है लोकल अथॉरिटी से। तो थोड़ा सा सिस्टम करप्ट है, सब मैनेज सेटिंग कर लिया जाता है, ठीक है। हर बार कब लेना पड़ेगा? हर बार जब भी वो कंस्ट्रक्शन, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़ा कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो किसी भी नया प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसको, यानी कंस्ट्रक्शन का कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसको परमिशन लेना पड़ेगा। और डिमोलिशन का भी, जो अगर मान लें किसी प्रोजेक्ट का डिमोलिशन कर रहा है तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेना पड़ेगा, और रीमॉडलिंग कर रहा है तो भी। तो इस तरह से 1 सेकेंड, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। आ गया था बीच में। तो ये कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट जो भी है वहां पर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड ये इसमें लॉज है। अब ये फिर है नेटवर्क, जो भी मैसेज आ रहा है लो नेटवर्क का, एनीवे। तो फिर एक और है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है। ये क्या कहता है? बायोमेडिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और बायोमेडिकल वेस्ट एक्चुअली है क्या? तो हमारे साइंस के बच्चे वो शायद बता पाएंगे, लेकिन आपको अगर आइडिया नहीं हो तो नाम से ही आप समझ लीजिए बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है। बायोलॉजिकल है, मेडिकल भी है। बायोलॉजिकल वेस्ट सिर्फ बोलेंगे तो कोई भी ऐसा मरा हुआ जानवर अगर कहीं है तो वो बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, लेकिन मेडिकल वर्ड जुड़ा हुआ इसका मतलब कि वह किसी एक फैसिलिटी से एसोसिएटेड है, हॉस्पिटल से, लाइक दिस। तो यह एक्ट जो है कहता है कि बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है वो एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, यानी उस रोग के पहचान के दौरान, उस रोग का पता लगाने के दौरान, ये होता है डायग्नोसिस, या ट्रीटमेंट, उपचार के दौरान, या इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन वगैरह लगा लोगों को, बहुत सारे इंजेक्शन, सुइयां, ये सब लग रहा है, ट्रीटमेंट, वो सब ट्रीटमेंट में ही आ गया। इसके दौरान या तो मनुष्य या जानवर दोनों, वेटनरी और वो भी मेडिकल हो गया, और आपका ह्यूमन बींग्स, ओके, इनके, हाँ हेलो, इनके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान या रिसर्च एक्टिविटी के दौरान, रिसर्च भी होता है जिससे नई दवाइयां बन रही हैं, वैक्सीन बन रहे हैं, इंजेक्शन बन रहे हैं, उन सबका रिसर्च होगा। उस रिसर्च में बहुत सारा केमिकल, प्लास्टिक वेयर्स, कंज्यूमेबल सब खर्च होंगे। तो ये सब भी जो है, इन सब से प्रोडक्शन होता है बायोलॉजिकल्स का, बायोलॉजिकल वेस्ट का। तो इन वेस्ट का क्या करना है? अब हॉस्पिटल में कितने तरह के बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, ओके। किसी का एम्पुटेशन करना पड़ा तो टूटा कटा हुआ हाथ, पैर, ओके। कोई किसी का ऑर्गन निकालना पड़ा तो वो ऑर्गन, इतने सारे नीडल्स, उसके इंजेक्शन, सुइयां, कॉटन, रुई, ड्रेसिंग, मलहम, पट्टी, तरह तरह का
दवाइयों के खाली शीशी, बोतल, रैपर, ओके, सर्जिकल वेस्ट, तो बहुत सारा वेस्ट है। इस सब वेस्ट को क्या कर सकते हैं, ये कचरा का डब्बा में डाल के कहीं फेंक थोड़ी सकते हैं। इनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी नियम आता है, सूखा कचरा, गीला कचरा, इस तरह से 3 पन्नी आता है अलग अलग तरह का। ओके, तो इसमें आपको 4 डिफरेंट तरह के वेस्ट होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। इन्फेक्शियस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड जनरल वेस्ट। वैसे वेस्ट जिनसे इन्फेक्शन होने का खतरा है, यानी किसी एक बीमार व्यक्ति को अगर सुई लगी है तो उसका निडल का भी प्रॉपर निदान होना चाहिए, जो इंजेक्शन सिरिंज यूज हुआ प्रॉपरली वो डिस्पोज होना चाहिए, कहीं भी ऐसे खुले में उसको नहीं फेंका जाना चाहिए। तो ऐसे मेडिकल वेस्ट इन्फेक्शियस है। हजार्डस, कई तरह के केमिकल्स हैं, आजकल ये डिसइंफेक्टेंट चला हुआ है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, तो ये सब केमिकल्स जो है वो हजार्डस हैं। तो उनको स्पिलिंग नहीं होना चाहिए, ओवर यूज नहीं होना चाहिए। इस तरह से आईसीयू को ये फॉर्मल्डिहाइड डाल के उसकी गैसिंग की जाती है, फिर आईसीयू में रखा जाता है। तो नियम है, एक बार उसका एक प्रॉपर टर्म होता है, मैं भूल रहा हूँ, कि हॉस्पिटल के आईसीयू को फॉर्मल्डिहाइड से एक बार महीने में किया जाता है ट्रीट। तो कौन ऐसा करता है, नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। फॉर्मल्डिहाइड का जो फ्यूम्स है वो उस फ्यूम से उस रूम का, उस बंद कमरे का कोना कोना जो है पूरा क्या है, डिसइंफेक्ट हो जाता है फ्यूम से, उससे गैस से। और रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी जो है जो यूज होता है आपका रिसर्च में और मेडिसिन में भी होता है यूज। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी हम ऐसे नहीं खोल सकते। और जनरल वेस्ट, प्लास्टिक वेयर, कंज्यूमेबल्स, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट आएंगे। जैसे दस्ताना है, दस्ताना का पन्नी फेंक दिए, दस्ताना पहन लिया, तो पन्नी हो गया जनरल वेस्ट। और वो जो ग्लव्स है वो भी जनरल वेस्ट में आएगा। लेकिन अगर मान लिया ग्लव्स के साथ हम एड्स का पेशेंट का ब्लड सैंपल हैंडल किए हैं, तो दैट दस्ताना में बिकम इन्फेक्शियस। लेकिन हाँ, या दूसरा कोई इन्फेक्शियस डिजीज का सैंपल्स ट्रीट किए हैं या उससे यूज किया गया है, तो ट्रीट नहीं मतलब उसको लगा के किया गया, तो देन दैट विल बी इन्फेक्शियस। और उससे रिलेटेड सारे मटेरियल, ग्लासवेयर, वो सब इन्फेक्शियस होंगे। फिर है ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ गई। ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, और ये अभी रिसेंट न्यू प्रॉब्लम है, राइज हुआ है। देखते हो हर आदमी लगभग साल 2 साल में मोबाइल बदल रहा है, ठीक है। हर घर में टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं। ये सब का क्या होगा एक दिन, कभी तो ये खराब होंगे ही, इनका लाइफ पूरा होगा, उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, कंडम होंगे। और क्यों, और इन ये ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी कई तरह के हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, तो इनका जैसे अब देखो बैटरी है, इतने सारे लिथियम आयन बैटरीज आ गए और बैटरी रिप्लेसमेंट होती है। और पुरानी बैटरियां कहाँ जाती हैं, लेड एसीटेट बैटरी है, वो कहाँ जाती है, पुरानी बैटरियां। ओके, तो उन सब का एक गाइडलाइन बनाया गया है। इसीलिए देखो अब आजकल बैटरी लोग लेने लगे हैं, आप उनको दे सकते हो। और ये मैंडेटरी है उनके लिए, बैटरी के दुकान वाले जो बैटरी बेच रहे हैं, आपको लेना ही होगा वो बैटरी जो यूज हो चुका है, उसको रिसाइकल करना ही होगा। ओके, तो पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स थे 2006 से भी, 16 से भी पहले। लेकिन 2016 में इसको एक अमेंडमेंट करके काफी स्ट्रांग बना दिया गया और इसमें इम्प्लीमेंट किया गया ईपीआर को। हालांकि उसके बाद भी कोई फायदा हुआ नहीं। ईपीआर स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लान, यानी उस इलेक्ट्रॉनिक जो गुड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मान लो कोई सैमसंग का टीवी है, उस टीवी को बनाने के लिए
जो भी, अब मान लो 1 लाख टीवी बनाया सैमसंग इंडिया में बेचने के लिए, तो उसको पूरा डेटा बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हमारा कितना यूनिट जो है आपके कंट्री में पॉपुलेशन में ऐड हो गया, चला गया, और उसका आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान। उसके लिए आप तो सामान बेच दिए, पैसा लिए, प्रॉफिट, आप निकल गए दुकान में, अब आपको कोई मतलब नहीं उससे। जब तक गारंटी वारंटी पीरियड है तब तक आपको थोड़ा मतलब रहेगा, वो भी आप कहिएगा कि नहीं ही आए तो प्रॉब्लम, कंप्लेन नहीं ही आए तो भी आपका फायदा है, ओके। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या? आपका फ्रिज है, उसका क्या होगा फिर? तो एक तरह से उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश की गई गवर्नमेंट को, हालांकि अभी भी इफेक्टिव नहीं है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, बैटरी कंपनी वाले कर रहे हैं। तो इनमें गवर्नमेंट को बताना है कि आपका कितना ई वेस्ट जनरेशन होगा, ठीक है। आपका कलेक्शन आप कितने साल के बाद कीजिएगा उस सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो आप बेचे हैं कस्टमर को। 2 साल में आपको मान लिया जाए 30% कलेक्ट कर लेना है, ऐसा कुछ है। वारंटी पीरियड एक्सपायरी के 2 साल के बाद ऐसे कुछ बनाया गया है इसमें, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। टारगेट आपको निर्धारित करना है कलेक्शन का। जैसे मोबाइल बेच दिया तो मोबाइल को वापस लीजिए मार्केट से, पुराना हो गया, ओके। तो और उस कलेक्टेड आइटम को कलेक्शन भी कीजिए, स्टोर भी कीजिए, उसके लिए कलेक्शन सेंटर बनाइए। अब वो जो कलेक्टेड आइटम है उसका फिर क्या होगा, उसके लिए डिसमेंटलर बनाइए, रिसाइकलर बनाइए, ये सब कीजिए। ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटीज बनाइए, ये सब उनको करना है। तो उसके प्रॉपर गाइडलाइंस डिफाइन किए गए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज कलेक्शन सेंटर्स पर होंगे वो हैं। गाइडलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ई वेस्ट, ये भी है, ओके। ये भी गाइडलाइन है कि एनवायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग ऑफ ई वेस्ट कैसे हो। तो इस तरह के इसमें गाइडलाइंस है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका यस सर। थर्ड वाला कंप्लीट। 1 2 3 हो गया। अब आते हैं फोर्थ में, अब जल्दी जल्दी ये कर लें। यस सर। इसमें है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, एक तो जंगलों का विनाश और हमारे वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे ड्विंडल करने लगा पॉपुलेशन में। इसकी मुख्य वजह क्या थी? इन भारत पहले क्या था कि राजाओं का देश था, और अभी भी आजादी के बाद भी राजा लोग बने रहे। और उसके बाद जब अधिक राजा लोग अपने राज्य को भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिए गए, तो भारतीय गणराज्य ने उनके उत्तराधिकारी को, यानी जो होते थे उनको भी स्वीकार करती थी कि आप उत्तराधिकारी हैं, उनको प्रिंस का दर्जा देती थी, राजकुमार है। यह जो है 1971 में ये सिस्टम खत्म हुआ, आफ्टर इंडो पाक वार, ठीक है। तो जैसे अभी सैफ अली खान जो है ना, वो भी उसी समय 70 में जन्मा था शायद, नवाब ऑफ पटौदी उसको कहा जाता है। तो 1 साल के लिए, सुफियान है। 1 साल के लिए वो प्रिंस रहा बस। 71 में सरकार ने स्टेटस खत्म कर दिया, नो मोर प्रिंस। तो ये सब माइक ऑफ करवाइए सर, आवाज आ रही है। हाँ वही ना, मुंगेर में है, कुछ बहस कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा चलो, फिर तो ये सब प्रिंस लोग जो होते थे बहुत शिकार करते थे। जंगल में घुस गया, बंदूक लेके टाइगर को मार दिया, इसको मार दिया, चीता मार दिया। इंडिया से तो चीता पूरा विलुप्त ही हो गया थैंक्स टू दिस प्रिंसेस। तो इन लोगों ने बहुत से, सलमान खान इसी एक्ट में फंसा है, ब्लैक बक में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और अभी तक नपा हुआ है अच्छे से। तो इसमें फिर जो है, ये जो शिकार करते थे, इलीगल पोचिंग, उस समय इलीगल नहीं था, कोई कानून ही नहीं है। जिसका मन आया बंदूक उठाया, जंगल में गया, मार के आ गया। अभी भी करते हैं लोग, गए जंगल में शिकार करके आ गए, लेकिन अब कानून है, ठीक है। लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले भी बहुत हैं और कानून का पालन नहीं हो रहा है। संसार चंद नाम के एक अकेले व्यक्ति ने करीब 2400 बाघों को मारा है,
टाइगर को, संसार चंद ने। और उसकी एक्टिविटी की वजह से इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन जो है, जो 32-3600 के पहले हुआ करता था, वो घट के 1800-1700 पर आ गया। अब टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। कितना उसमें अब छोटा ग्रुप हो गया टाइगर का। पहले बड़ा पॉपुलेशन था तो उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी, अब छोटा ग्रुप होने से। सर कितना बताए थे सर पॉइंट में? किसमें, कौन सा पॉइंट? बाघों की संख्या सर परसेंटेज में भी बताए थे। परसेंटेज नहीं, हम संख्या बताया टोटल 3200-3600, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आपका ये है, एम्बिग्युइटी है क्योंकि बाघों का जो काउंटिंग किया जाता है उसका मेथड जो है, पहले अलग मेथड था जिससे ज्यादा नंबर आते, तो ये थोड़ा डिबेटेबल है, जिससे ये पता लग एक एक बाघ 2-2 बार काउंट हो जाता था। ठीक है, तो उस समय काउंटिंग के हिसाब से 3600 के लगभग था, बिफोर संसार चंद। एंड संसार चंद अकेले ने जगह जगह कान्हा को खाली किया, रणथंभौर को खाली किया, बहुत जहां जहां टाइगर थे ना वहां जा जाके वो मारता था टाइगर को। संसार चंद अभी भी जेल में है, तो देखिए जेल में जाने से क्या होगा, उसने काफी किया तबाही। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक, समझ में आ रहा है बात आपको? यस सर। ठीक, तो ये एक्चुअली कहता क्या है? एक सेकेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल तो छूट ही गया ना। देखो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी जरूरी है, तो शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद वाइल्ड लाइफ पर आएंगे। ठीक है, व्हाट इट सेज, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2016 में, मैनेजमेंट का रूल। इसके तहत जो है प्लास्टिक का मिनिमम थिकनेस जो है 40 से 50 माइक्रोन करना आवश्यक हो गया था, कर दिया गया था सरकार के द्वारा। ताकि, क्यों आवश्यक हुआ कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एकदम घटाया जा सके। अब मार्केट में किराना दुकान में जाते हो, जो छोट पतला सा पन्नी रहता है, वो सब क्या है, 40 से 50 माइक्रोन से कम है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सब। इस सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, इवन सिंगल यूज क्या, कोई भी प्लास्टिक जो है, वेस्ट जो है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी पर्यावरण में वो स्वतः खुद ब खुद नष्ट नहीं हो सकता है। भले टूट के छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा वो, लेकिन कंप्लीटली उसका केमिकल जो है नष्ट नहीं होगा, उसके मॉलिक्यूल से एटम्स जो है अलग अलग नहीं होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस, प्लास्टिक जो है स्टेज इन द एनवायरमेंट फॉर एवर, एंड प्लास्टिक्स कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, और जिसकी वजह से वाटर में कंटामिनेशन हुआ और एक्यूमुलेशन होता है। यही प्लास्टिक टूट टूट के छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाते हैं, और ये माइक्रो प्लास्टिक दे विल एंटर द वाटर सोर्सेस, एंड इट हैज एंटर्ड ऑलरेडी। माइक्रो प्लास्टिक्स जो है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पानी में, भोजन में जा रहा है हमारे बॉडी में। ठीक, इवन मछलियों के अंदर मिल रहा है वाटर माइक्रो प्लास्टिक। ओके, अटलांटिक ओशियन में कनाडा जितना बड़ा साइज का एक आइलैंड क्रिएट हो गया है प्लास्टिक का। समझिए, इतना प्लास्टिक बहा है इधर से यूरोप से